The next topic that we will be starting is rigid body dynamics, or this topic is also known as rotational motion. What I tell? Rotational motion. Rigid body dynamics, or in other terms I can say rotational motion. So if I say this term rigid, what is this term rigid? Rigid is something that I say is very solid is a rigid. तो कोई भी चीज़ आपने देखा होगा जो बहुत सॉलिड है, मान लो एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, बहुत सॉलिड बॉडी है, बहुत सॉलिड बॉडी है। इस पे अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, मान लो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अभी तो सॉलिड तो सबको समझ में आ गया कि एक सॉलिड है, रिजिड है, मतलब सॉलिड है, बहुत हार्ड है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में मैं क्या है बोल सकता हूँ सॉलिड है? नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि फिजिक्स का एक टर्म होता है, मतलब एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे हम लोग फिजिकल कोई भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सेपरेशन, दो पॉइंट्स का इस वे में, तो उसको माना जाता है कि एक पर्टिकुलर मैं फिजिक्स पे कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वैसे ही रिजिड बॉडी के लिए अगर मैं बोलूँ, अगर कोई भी फिजिक्स के वे में अगर मैं बोलूँ रिजिड बॉडी क्या होता है, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, देन आई विल से द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स नेवर changes. तो I'll say separation between two points never changes. अब देखो एक सिंपल सा बात है, मान लो एक माइंड में मान लो ये पूरा रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। तो अगर मैं मान लो इसको इधर से भी रोटेट करूंगा तो क्या सेपरेशन चेंज होगा? नहीं। इधर से भी रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो ऐसे रोटेट किया मैंने तो ये पॉइंट डिस्प्लेस होकर इधर आएगा और ये पॉइंट डिस्प्लेस होकर इधर आएगा, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में सेपरेशन तो सेम ही रहेगा, मतलब जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में सेम रहेगा, वो कोई भी पॉइंट पे चेंज नहीं होगा। उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर है? तो ऐसे ही रिजिड बॉडी का जो डायनेमिक्स होगा उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। मतलब यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो इट मीन्स velocity of separation is what is zero from here. velocity of separation is zero। और अगर इसको मैं फर्दर इवेल्युएट करूँ तो इसका मतलब दो पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, दैट इज अगर मैं बोलूँ velocity of b with respect to a, मैं बोल सकता हूँ जीरो है, बिकॉज वन पार्टिकल इज एट रेस्ट रिलेटिव टू अदर। एक पार्टिकल रेस्ट होगा और एक पॉइंट मूव कर रहा है। मैंने अभी जैसे बताया था ये पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन ये तो मूव नहीं कर रहा है ना, ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो एक रेस्ट पे है। और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो दूसरा मैं बोल सकता हूँ वन पार्टिकल, रिजिड बॉडी का क्या बोल सकता हूँ, वन पार्टिकल, खुद का कॉमन सेंस लगाओ, वन पार्टिकल इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। व्हाट इज इट? अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। तो रोटेशनल वाला बात यहाँ पे आ गया विद रेस्पेक्ट टू अदर, तो रोटेशनल वाला बात यहाँ पे आ गया। क्लियर है? रोटेशनल का बाद यहाँ पे आ गया, मतलब रोटेशन होगा। अब एक बहुत सिंपल सा चीज, रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक साइकिल है, एक साइकिल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। साइकिल है, उसका व्हील है, एक व्हील है, ये साइकिल है, व्हील है। क्लियर है? ये व्हील है, ध्यान से समझो, ये व्हील है, मान लो ये साइकिल था, ये साइकिल है, ये व्हील है। इस साइकिल को किसी ने उठा दिया और इसको रोटेट किया, आई टोल्ड, उठा दिया, किसी ने अपलिफ्ट कर दिया, इसको अपलिफ्ट किया और किसी ने इसको रोटेट किया, तो ये घूमा, ये घूमेगा। तो इस केस में मैं बोलूँगा जो मोशन होगा वो क्या, सिर्फ घूम रहा है, वो घूम रहा है। इस केस में मैं बोलूँगा कि एक प्योर रोटेशनल मोशन है। इस केस में मैं बोलूँगा प्योर रोटेशनल मोशन है। साइकिल उठाया, उसका व्हील
रोटेट कर रहा है, द व्हील इज जस्ट रोटेटिंग, सो इन दिस केस आई विल टेल इट्स अ प्योर रोटेशनल मोशन। क्लियर? दूसरा केस, नेक्स्ट केस में देयर इज अ साइकिल सेम, एंड साइकिल इज मूविंग, साइकिल, और साइकिल क्या हो रहा है, साइकिल मूव कर रहा है, साइकिल इज मूविंग, कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, इस केस में मैं बोलूँगा ये रोटेट तो हो ही रहा है, रोटेशन के साथ ये चल भी तो रहा है, एक तरफ रोटेट हो रहा है और एक तरफ ये चल भी रहा है। तो इस केस में कौन सा मोशन होगा, इस केस में मैं बोलूँगा कि कंबाइंड, इस केस में जो मोशन होगा दैट इज कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होगा इस केस में। क्लियर है, समझ में? तो ऐसे ही प्योर ट्रांसलेशन भी तो हो सकता है, प्योर ट्रांसलेशन जिस केस में सिर्फ चले और वो रोटेट ना करे, कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट जो बिना रोटेट किए वह सिर्फ डायरेक्टली डिस्प्लेस हो रहा है, तो प्योर ट्रांसलेशन होगा। समझ में आया बात? प्योर ट्रांसलेशन होगा। क्लियर है? अब एक केस होता है, इस केस में जब कंबाइंड ट्रांसलेशनल है और एक रोटेशनल है, समझ में? मतलब प्योर रोटेशनल और कंबाइंड ट्रांसलेशन, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशन भी। इन दिस केस एनी रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी होगा वो अंडरगो करेगा सर्कुलर मोशन। इस केस में क्या अंडरगो करेगा, द बॉडी विल अंडरगो सर्कुलर मोशन इन दिस केस, टू बी क्लियर। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। इट विल अंडरगो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन चलेगा, चल रहा है और चल रहा है, तो चल भी रहा है, वो चल भी रहा है, तो सर्कुलर मोशन होगा। मतलब रोटेट कर रहा है प्लस साथ में चल रहा है, तो प्रॉपर सर्कुलर मोशन में माना जाएगा वो चीज़। क्लियर है? और सर्कुलर मोशन अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, फिजिकस टू आर ओमेगा, और बाकी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल, वही वाला कंसेप्ट जो। क्लियर है? अब तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रोटेशन, एक तरह से सर्कुलर के सिमिलर होगा। रोटेशन जब भी हो रहा है बॉडी, जो भी ऐसा डायनामिक्स फॉलो कर रहा है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल वाला, तो उसका डायनामिक्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, मान लो रिजिड बॉडी है, तो मैंने अभी बोला कि सर्कुलर मोशन चल रहा है, इट इज अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन। सो आई कैन टेल कि V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा से मैं नॉर्मली फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी of a rigid body will be same for the particle of the rigid body. Clear? So that will be similar for alpha also, that is d alpha by dt, it will be same. इस केस में भी तो सेम होगा। समझ में आया? मतलब जैसे मानो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे पास इफ आई हैव अ डिस्क लाइक दिस, राइट, I have a disk and this is of radius r. Over here it is point B. डिस्क रोटेट कर रहा है, तो मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू, मैंने अभी बोला कि r ओमेगा ही होगा, अगर डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा है, v इज इक्वल टू r ओमेगा ही होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। क्लियर है? इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो Q, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ QP चाहिए, QP, तो वो क्या होगा, वो भी तो ओमेगा ही होगा, बिकॉज आई टोल्ड कि रिजिड बॉडी, बिकॉज द रिजिड बॉडी दैट इज सेम एंगुलर वेलोसिटी, आई टोल्ड यू राइट नाउ, फॉर अ रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी
सेम होगा। क्लियर है? इट मीन्स इफ आई जनरलाइज दिस थिंग, सो आई कैन राइट फ्रॉम हेयर, आई कैन कंक्लूड, जनरलाइज अगर कर दूं मैं तो यहां से मैं कंक्लूड करूंगा, इफ आई हैव v, that is velocity of any point on which type of body, on rigid body, मुझे v पता है और दूसरा मुझे ओमेगा पता है, of what, of a rigid body, ओमेगा of a rigid body, then velocity of any point to be noted is any point, velocity of any point can be found. क्लियर है? ये जनरलाइज्ड वे में रिजिड बॉडी पे ओमेगा सेम रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, रिजिड बॉडी या सेपरेशन सेम रहता है। अगर एक पॉइंट से घुमाओगे तो दूसरे पॉइंट से वो ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। और सिंपल सा बात है, ब्रिटल बॉडी है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो सकता। अगर कॉमन सेंस से भी सोचे, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो बॉडी ब्रिटल तो रहेगा ही नहीं, कहीं पे लूज कहीं पे हार्ड, तो वैसा नहीं हो सकता है। सिंपल बात ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हेडिंग इज मोमेंट ऑफ inertia. Next heading. What is moment of inertia? तो ध्यान से समझना, कोई भी बॉडी है उसमें एक मास होगा और वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड होता है कोई भी बॉडी का, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू होता है समेशन ऑफ एम आई मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर। क्लियर है? जहाँ पे ये जो r है, ये जो डिस्टेंस है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। This distance is the perpendicular distance of mass from rotation, from axis of rotation. This is important. This is the perpendicular distance of mass from axis of rotation. Summation m r square. क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा इस पर कि कैसे कैलकुलेट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं कहता हूँ ये जो है, ये मैंने मान लिया ये एक्सिस है। फाइन, लेट मी से दैट दिस इज द एक्सिस। ये एक्सिस है, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये है r2, दिस इज r2। यहाँ पे मास है m2। मैं डिस्क्रीट मासेस ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने बोल दिया ये m1 है एट अ डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ पे ये r1 डिस्टेंस पे। फिर मैंने बोल दिया यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये है r3 और यहाँ पे जो मास है ये है m3 है। यहाँ पे मैंने बोल दिया यहाँ पे कहीं पे ये मास है m4 है मास। और मैंने बोला ये जो m2 है यहाँ पे, ये समथिंग यहाँ पे कुछ ऐसा एट एन एंगल 37 डिग्रीज पे, मैंने बोला ये m5 है और मैंने बोला ये m6 है। मुझे फाइंड करना, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे फाइंड होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो बहुत इजी है। मैंने अभी बोला था अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मास
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं प्रोडक्ट ऑफ मास m1 से स्टार्ट करते हूँ मैं, m1 से, m1 एक्सिस ये है तो इसके अराउंड घूमेगा m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 स्क्वायर प्लस m2 एक्सिस ये है, इसके अराउंड घूमेगा परपेंडिकुलर r2 स्क्वायर प्लस m3 परपेंडिकुलर इज r3 डेट इज m3 स्क्वायर प्लस m4। अब ध्यान देने वाली बात, m4 ये एक्सिस पे ही प्लेस्ड है तो एक्सिस तो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा इसके अराउंड, तो m4 क्या कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस न है, नहीं है, दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस m5 भी कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल इस पे है, नहीं होगा 0 प्लस m6 के लिए तो आएगा, मान लो इसका ये वैल्यू नहीं गिवन है, ये मान लो 5 है, ये वाला दिस इज 5, तो m6 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा दैट इज 5 cos 37 और यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा दैट इज 5 sin 37। तो m6 का जो वैल्यू होगा परपेंडिकुलर m6 यहाँ पे है तो 5 cos 37 का स्क्वायर, ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप इट्स क्लियर, बहुत इजी है, m r स्क्वायर करके निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि जब मासेस मेरे पास बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन कभी अगर मेरे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक लाइन पे ही है बहुत सारे मासेस प्लेस्ड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंटिन्यूअस का मतलब इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पे क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे। लेट मी से दिस इज एक रॉड गिवन है मुझे, एक रॉड है ये, जिसका ये जो है दिस इज एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रॉड। क्लियर है? एट अ डिस्टेंस जिसका बोला गया कि मास है m और लेंथ है l, आई नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा स्टेप, एट अ डिस्टेंस x आई विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट dx ऑफ मास dm। अभी मैंने बोला था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन di, मतलब मास, छोटा सा मास इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगा। मतलब ये कहाँ तक होगा, ये 0 से L तक होगा, ये 0 से L तक होगा। और मैंने पिछला जो वीडियो था सेंटर ऑफ मास, आई टोल्ड यू दैट द वैल्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ dm dx इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर इसको मैं फर्दर इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा आई का, वो आएगा क्या, ml स्क्वायर बाई 3। दिस इज द सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? अब ध्यान से समझना बात, लाइक वी स्टडीड इन सेंटर ऑफ मास वेरियस things to remember for different type of symmetry like disc, like sphere, like hemisphere, like cone. Similarly यहाँ पे भी rigid body dynamics में भी हमें याद करना पड़ेगा कुछ formulas। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को याद रखना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूलाज दूंगा वो बिल्कुल याद रहने चाहिए, कहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। The first formula is कोई रॉड है, अभी जो मैंने रॉड लिया था उसका
एक्सेस यहाँ पे है, उसका एक्सेस यहाँ पे है रॉड का। तो अगर रॉड का सिर्फ एक पॉइंट पे अगर मैं निकालूं, एक पॉइंट पे यहाँ पे, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml²/3। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ से -L/2 से लेके +L/2 पे अगर निकालो, तो हमेशा याद रखना दैट इज ऑलवेज ml²/12 फॉर अ रॉड, फॉर अ होल रॉड, दैट इज ml²/12। क्लियर? नेक्स्ट is solid hemisphere. Next is solid hemisphere. For a solid hemisphere, it is 2/5 mr square. 2/5 mr square. The third one is hollow sphere. ये तो solid hemisphere था। अगर हॉलो है स्फीयर तो क्या होगा? इफ देयर इज अ हॉलो स्फीयर, इसका होता है 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। फोर्थ वन इज अगर रिंग है मेरे पास, इफ आई हैव रिंग, सर रिंग है, तो इसका होगा mr स्क्वायर। फिफ्थ इज अगर मेरे पास डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये होता है mr²/2। सिक्स्थ इज इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों में। अगर मान लो मेरे पास कोई प्लेट है, ऐसा प्लेट है, आई हैव अ प्लेट दिस टाइप, यहाँ पे इसका ये दिस इज B एंड दिस इज लेंथ L, this is B and this is length L. Clear? Then इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है ml²/12, ml²/12। क्लियर? और अगर कभी बोला गया कि मुझे इसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट, ऐसा सिमेट्री के अबाउट, तो याद रखना मेरे पास जो आएगा वो होगा mb²/12। सिमिलर सा बात है, ये इसके अबाउट है ये, और ये इसके अबाउट है, तो mb²/12। क्लियर? नेक्स्ट इज मेरे पास कोई सिमेट्री है ऐसा, कोई सिमेट्री है ऐसा, जिसमें मुझे दिया गया ये जो लेंथ है ये L है और ये जो लेंथ है ये मेरे पास B है। I need to find the moment of inertia. This is the axis. For this, the moment of inertia is always ml² plus b²/12. ml² plus b²/12. Clear? Eighth is solid cylinder. For a solid cylinder, कोई सिलेंडर है, मान लो इसका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, दिस इज mr²/2। नाइन्थ इज सॉलिड हो गया, तो हॉलो सिलेंडर, अ हॉलो सिलेंडर, दिस इज ऑल्सो mr², दिस इज mr²। अब एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन। मान लो मेरे पास एक डिस्क है, एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक डिस्क को ऐसा कुछ सिमेट्री को मैंने कट कर दिया। मैंने बोला यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r2, और मैंने बोला यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r1, दिस इज ओरिजिन। ये कट कर दिया मैंने, कट किया तो ये बच गया मेरे पास। क्वेश्चन इज फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू ओ, पासिंग थ्रू ओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझना। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, ओ से भी पास कर रहा हो और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एक्सिस, कोई ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें। तो मान लो अगर एक्सिस ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस ये है तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं निकालने जाऊँ तो इसके परपेंडिकुलर तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इसके अबाउट, अगर मैं बोलूँ तो मुझे इसके अबाउट फाइंड करना है, अगर मैं वो करूँ, और ओ से भी पास हो रहा है। क्लियर है। तो मैंने जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा करना, मैंने जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था तो मैंने एक टर्म बताया था सिग्मा, जहाँ पे मैंने बोला था सिग्मा जो होता है मास पर यूनिट एरिया, मतलब डेंसिटी होता है जो फिल करता है हम इस स्पेयर को, मास डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू एम है, यहाँ पे मास तो एम है और ए क्या होगा, ए इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, तो मतलब आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल। अब ध्यान से समझना बात, अब मुझे फाइंड करना है इसके अबाउट। तो मैंने अभी बोला था कंटिन्यूअस होगा मास, मतलब इंटीग्रेशन, छोटा सा अगर मैं एलिमेंट ले लूँ डी एम और मैं बोलूँ आर स्क्वायर, समवट आर स्क्वायर, मैंने बोल दिया आर स्क्वायर, रेडियस आर। क्लियर। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होगा, ये जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक होगा, R1 से लेके होगा R2 तक, R1 से लेके R2 तक होगा। और यहाँ पे अगर मैं फर्दर बोलूँ तो DI का जो होगा वैल्यू ये होगा R1 to R2, DM is what, DM is what, sigma into A, that is sigma into A is what, 2 pi R dr, पूरा circumference over here into R square into R square. Clear? Now, so integration of di is what, I, moment of inertia, sigma into 2 pi बाहर आ जाएगा और r into r square हो जाएगा r क्यूब dr, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, r1 to r2 होगा इंटीग्रेशन, r1 to r2 होगा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व कर तो मेरे पास आएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r टू द पावर 4/4, 4 डिनोमिनेटर में, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर मैं लगा लूँ तो ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस r1 टू द पावर 4। क्लियर है। अब सिग्मा का वैल्यू अगर मैं बोलूँ 2 इन, ये हो जाएगा पाई/2, यहाँ से ये 2 से ये 2 बचेगा पाई/2 इंटू सिग्मा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास r टू की पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4। इसी के अबाउट मुझे फाइंड करना था। बस सिग्मा का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा, सिग्मा इज व्हाट, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, दैट इज m बाई पाई, अभी बताया था मैंने r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 टू द पावर 4 माइनस r1 की पावर 4। यही तो मुझे चाहिए था। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। तो अगर कभी भी ऐसा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। क्लियर है? दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं, ये तो मान लो ये मेथड 1 है, इसको मान लो मेथड 1 है। एक और मेथड है, अभी मैंने जब बताया था अगर सेकंड मेथड से मैं करूँ, इफ़ आई सॉल्व इट, अगर दूसरे मेथड से मैं करूँ तो भी बहुत इजी है। डिस्क था, डिस्क के अंदर मैंने कट किया था इस पोर्शन को, तो ये बचा था। तो अगर इसको मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं वही सेंटर ऑफ मास वाला अगर मैं बोलूँ, एक पार्ट को अगर प्लस सिग्मा से भर दूँ और दूसरे पार्ट को मैं भर दूँ माइनस सिग्मा से, तो अभी मैंने बताया था डिस्क था मतलब mr²/2 था बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m मुझे पता नहीं है, मतलब m का वैल्यू अगर मैं बोलूँ, m का वैल्यू बोलूँ तो मैं बोलूँगा सिग्मा इज इक्वल टू m/a, मतलब सिग्मा इंटू ए।
मतलब अगर इसके लिए बोलूँ प्लस सिग्मा वाले भरना है और एक माइनस सिग्मा को भरना है मुझे, तो प्लस सिग्मा के लिए बोलूँगा मैं, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 मतलब सिग्मा इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर मतलब R2 स्क्वायर बाई 2 प्लस एक माइनस सिग्मा से अगर मैं भरूँगा तो माइनस सिग्मा R1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास बाकी आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो कितना इजी हो गया व्हेन वी आर नोइंग द फॉर्मूला। एम आर स्क्वायर बाई 2 पता है, मास डेंसिटी ले लो सिग्मा और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो तो उतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली समझ में आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दो थ्योरम्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या थ्योरम है। थ्योरम ये है कि कभी भी जैसे बहुत सारे बॉडीज है जिनका हमें पता नहीं है, जैसे डिस्क का पता था एम आर स्क्वायर बाई 2, सिलेंडर का पता है, प्लेट का पता है, रॉड का पता है एंड सो ऑन, बहुत सारे। लेकिन कभी क्वेश्चन में बॉडी ऐसे भी तो आएंगे जिनका हमें पता नहीं होगा कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है उसका प्री डिफाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है। तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे, वो कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। एक पैरेलल एक्सिस होता है और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। ये दो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।